नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों से मिले राहुल गांधी। केंद्र सरकार को बताया किसान और गरीब विरोधी, 15 दिन से दे रहे हैं धरना। हड़ताल पर पाबंदी की सिफारिश के खिलाफ वकील, अदालतों में ठप रहा कामकाज। विधि आयोग का सुझावों का विरोध। सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए जस्टिस कर्णन। अवमानना मामले में जवाब के लिए 4 सप्ताह का वक्त। प्रशासनिक और न्यायिक काम वापस सौंपने की अपील खारिज। गुजरात में गौहत्या पर आजीवन कारावास की सजा होगी। कानून में संशोधन को विधानसभा की मंजूरी। गौमांस बेचने पर 10 साल की सजा। शराब दुकानों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। हाईवे से 220 मीटर की दूरी में खुल सकेंगी दुकानें। पुराने आदेश में बदलाव। और आइए देखते हैं पहली खबर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार किसानों की आवाज नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है कि वो किसानों की मदद करें। राहुल गांधी दिल्ली के जंतर मंतर में कर्ज माफी की मांग को लेकर धरना दे रहे तमिलनाडु के किसानों से मुलाकात करने पहुंचे। तमिलनाडु के किसान कई हफ्ते से जंतर मंतर पर धरने पर हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दे रहे तमिलनाडु के किसानों को कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिलने पहुंचे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गरीब और किसानों की अनदेखी कर रही है। ये सरकार गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है। देखिए, यहाँ ये कितने दिनों से बैठे हुए हैं। इनकी आवाज ना हिंदुस्तान की सरकार ना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सुन रहे हैं। पिछले 3 सालों में 1,40,000 करोड़ रुपया 50 हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का माफ किया है। इनकी क्या गलती है? इनकी क्यों नहीं मदद हो रही है? इनका कर्जा माफ क्यों नहीं हो रहा है? डीएमके नेता कनिमोझी ने भी किसानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में किसानों की हालत खराब है, लेकिन केंद्र सरकार उनकी गुहार नहीं सुन रही है। DMK has been raising this time and again in the parliament, but there's no assurance from the central government that the loan will be waived. It's just not only Tamil Nadu, it's all over India that the farmers are in such a plight, but the central government is not responding to it. पिछले कई हफ्तों से दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु से आए करीब 200 किसान धरने पर बैठे हैं। तमिलनाडु के क्षेत्रीय दलों समेत कई पार्टियों के नेता इन किसानों के समर्थन में पहुंचे। संसद में भी कई बार ये मुद्दा उठ चुका है। किसानों का प्रतिनिधिमंडल कई केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रपति से मिल चुका है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। किसान चाहे सहकारिता बैंक से ऋण लेता हो, चाहे किसी बैंक से, उसको ये राज सहायता 5% भारत सरकार के खजाने से, 4% किसान को लगता था। कई राज्य सरकारों ने अपने राज खजाने से देना शुरू किया है। किसानों का दावा है कि इस साल तमिलनाडु में 400 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। कर्ज माफी और मुआवजे की मांग को लेकर ये किसान शरीर पर आधा कपड़े पहने और हाथ में मानव खोपड़ी लिए धरने पर बैठे हैं। किसानों ने मांगे नहीं माने जाने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। तमिलनाडु के साथ ही महाराष्ट्र और दूसरे कई राज्यों में किसानों के कर्ज के बोझ के चलते आत्महत्या करने की खबरें आई हैं। मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। उधर राज्यसभा में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी सांसद विशंभर प्रसाद निषाद ने बुंदेलखंड में किसानों के कर्ज माफी के लिए गैर सरकारी संकल्प पेश किया। इस पर सरकार ने भरोसा दिया कि वो परेशान किसानों की मदद के प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी सांसद विशंभर प्रसाद निषाद ने गैर सरकारी संकल्प के जरिए बुंदेलखंड के किसानों के लिए सरकार से 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की। फसलें न होने से किसान परेशान है। आमदनी का कोई और जरिया न होने से लोग या तो गांव से पलायन कर रहे हैं या फिर सरकारी योजनाओं के तहत कर्ज ले रहे हैं। कर्ज न चुका पाने के कारण किसान आत्महत्या के लिए विवश हो जाता है। तकरीबन सभी दलों के सांसदों ने बुंदेलखंड के किसानों की हालत पर चिंता जाहिर की। सरकार को कोसने की बात नहीं कहेंगे,
हम सभी लोगों की सम्मिलित जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम सभी लोग मिलकर के बुंदेलखंड के विकास के संदर्भ में सोचें। वन, खनिज, कृषि, जल, उद्योग, पर्यटन को ही आधार मानकर हम लोग इस इलाके का विकास कर सकते हैं। छोटे छोटे जो नदी है उस नदी को बर्बादी की ओर ले गया है, जिसके कारण से आज किसान पानी के लिए बर्बाद हो रहे हैं। साथ साथ किसान के साथ साथ आम नागरिक भी वहां पर जो है सो बर्बाद हो रहे हैं। इस पर सरकार ने कहा कि वो इस इलाके के किसानों की मदद के लिए कई कदम उठा रही है। वहां के किसानों को अच्छे बीज मिले, अच्छी टेक्नोलॉजी की जानकारी मिले, इसके लिए भी हमारे विभाग की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। इसके बाद सदन की कार्यवाही अगले बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विशाल दहिया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुथिया थलाईमुरई के ब्यूरो चीफ गणपति सुब्रमण्यम है। गणपति, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से तमिलनाडु के किसानों का मैं जिक्र करूं और जो एक लंबे अरसे से जंतर मंतर पर हैं, हालांकि आज राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं, किस तरीके से देखा जाए और तमिलनाडु की ओर से इसको लेकर लगातार आवाजें जरूर उठ रही हैं, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार पर जो एक दबाव दिखना चाहिए था वो शायद नहीं नजर आ रहा। किसान 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया जंतर मंतर में बैठ के धरना दे रहे हैं और ये कोई पॉलिटिकल धरना नहीं है, किसानों का धरना है। इसमें आप देखेंगे तमिलनाडु का सारा पार्टी आ चुके हैं, उनको समर्थन दे चुके हैं। डीएमके वो एडीएमके का 2 गुट है, दोनों आ चुके हैं, वहाँ समर्थन दे चुके हैं। और सीपीएम, सीपीआई सब लोग, हालांकि यहाँ नॉर्थ इंडियन पार्टीज भी उनको समर्थन दे चुके हैं कि आम आदमी पार्टी, स्वराज अभियान, जैसे अग्निवेश स्वामी जी जैसा नेता लोग सब समर्थन दे रहे हैं। सब कह रहे हैं कि इनका हालत खराब है। मेन मुद्दा ये है कि अभी बिल्कुल पानी नहीं है। वहां पे क्या हुआ, जून जुलाई में जो बारिश होना था वेस्ट कोस्ट साइड में, वो बारिश नहीं हुआ है तो फेलियर हो गया। और नवंबर में जो ईस्ट कोस्ट में बारिश होना था वो भी नहीं हुआ है। तो बिल्कुल वहां पीने के पानी के लिए भी मुश्किल हालात है। तो इन्होंने बोला कि कर्नाटका से कोर्ट में जाकर के इधर उधर जाकर के भाई कावेरी का पानी खोल दो। कर्नाटका कह रहा है कि हमारा पीने के लिए भी पानी नहीं है, तो हम आपका पानी कैसे खोलेंगे। तो ये हाल जो है कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, केरला में भी अभी पानी का समस्या है। तो किसानों का जो भी छोटा मोटा जो क्रॉप था वो सूख गया। तो सुसाइड तो कई लोगों का हुआ है और कुछ लोग जो है अपना खेती को देख के उसका हालात सूख रहा है, उसको देख के वो शॉक में डेथ हो गया। तो ऐसा बुरा हालत है। तो इट इज अ जेन्युइन केस, तो इनको मदद करनी चाहिए। पर लोन वेवर के लिए गवर्नमेंट कह रहा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो उसको करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये लोग जो है जाके फाइनेंस मिनिस्टर को भी मिल चुके हैं, कृषि मंत्री को भी मिल चुके हैं। तो वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। तो एक सबका सपोर्ट है, लेकिन जो कलेक्टिव विल जो होना है वो नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु का पार्टी सब डिवाइडेड है, अपना अपना अलग अलग सपोर्ट दे रहे हैं। अगर एक साथ तमिलनाडु का 50 एमपी अगर खड़े हो जाएं तो इस सरकार को तो देना पड़ेगा, वो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए किसान बहुत दुखी है। और जिस तरीके से किसान को लेकर मैं कहूं कि तमिलनाडु और आपने पूरी बेल्ट की बात की, उत्तर भारत में भी जो हालात हैं, उत्तर प्रदेश में कहूं, बिहार में कहूं, इधर के राज्यों में बहुत हालात खराब हैं। और यहाँ भी पार्टियां लगातार मांग करती रही हैं कर्ज माफी को लेकर। हाल के दिनों में इस तरीके से घटनाएं हुई, पिछले 3 वर्षों का जिक्र करूं, क्या आपको लगता है कि किसानों के मुद्दे पर पॉलिटिकल जो यूनिटी दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही, इसलिए दबाव नहीं बन पा रहा है, या फिर सभी एक दूसरे की तरफ जो है उनको मोड़ देते हैं और इसके चलते सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है और फायदा कुछ नहीं हो पा रहा है किसानों का? बिल्कुल, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को बोले तो वो बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि हमने तो अपना सब्सिडी दे दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। और दूसरा, किसान जो है अलग अलग स्टेट में है, तो सब अपना अलग अलग पार्टियों में डिवाइडेड है हर एक स्टेट में। तो पूरा इंडिया का किसान, ऑल इंडिया किसान मूवमेंट एक है नहीं। अगर होता तो एकदम जोर का दबाव लगता, फिर इनको करना पड़ता, वो है नहीं। दूसरा, ये कर्ज माफ जो है वो 1 टाइम हेल्प है, तो वो अभी तो वैसे भी वो दे नहीं पाएंगे लोन, तो उसको आप माफ कर रहे हैं। लेकिन वो जब भी नॉर्मल खेती का काम होता है उस टाइम में जो उनका चावल हो या सब्जी हो, फल हो, जो भी, उसके लिए उनको सही मूल्य मिलना चाहिए। तो वो मिलता नहीं है। कभी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो 2 रुपया किलो, 5 रुपया किलो में बेचना पड़ता है, इनको सड़क में फेंकना पड़ता है टमाटर को। तो वो भी एक बहुत जरूरी बात है कि भाई लोन माफ करो, और जब भी इनका कुछ काम ठीक ठाक हो रहा है तो उसके लिए उनको सही दाम मिले, वो सही दाम से फिर इनका आगे काम चल सकते हैं। दूसरा, इंश्योरेंस,
तो इंश्योरेंस तो इनको ठीक से मिल ही नहीं रहा। इंश्योरेंस कभी बार जो है ड्राउट इंश्योरेंस क्या मिल रहा है, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, 5,000, इससे एक महीने का उनका खर्चा भी नहीं चलेगा, फिर आगे का वो खेती कैसे कर पाएंगे। वैसे में जब प्रधानमंत्री, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर उन्होंने घोषणा भी की थी कि कर्ज माफी की बात होगी और कर्ज माफ किया जाएगा, उस पर सरकार की ओर से कहा गया कि विचार होगा। लेकिन जिस तरीके के अब तक कदम है, क्या वो लगते हैं कि आपको व्यवहारिक हैं और गंभीरता से उस पर बात हो रही है, या सिर्फ महज एक चुनावी तौर पर उसे देखा जा रहा है? बड़े बड़े अनाउंसमेंट होते हैं। अभी जो है तमिलनाडु के लिए भी केंद्र सरकार ने बोला कि 2,000 करोड़ से ज्यादा जो है हम दे रहे हैं रिलीफ। वो क्या होता है कि कभी एक साल का ड्राउट रिलीफ होता है, एक साल का फ्लड रिलीफ होता है, एक दूसरी कोई नेचुरल डिजास्टर का होता है, तो हर चीज मिला करके वो बड़ा अमाउंट दिखता है। जब धीरे धीरे जब वो पहुंचता है किसान के पास, किसान के हाथ में तो कुछ आया नहीं है, तो बड़ा किसान तो अपना काम कर लेता है। सबसे ज्यादा दिक्कत में जो है अभी छोटा किसान, और क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा अपना खेत बेच देगा, खेत बेच देगा तो फिर मजदूरी करना पड़ता है, तो उनका हालत और भी खराब होता है। इसलिए यहाँ देख रहे हैं किसान कह रहे हैं कि हम तो इससे अच्छा तो मर ही जाएं। तो एक दिन दिखा रहे थे कि चूहे को ऐसे लेके चूहे को मीट खाना पड़ेगा हमको, शाम को मीट खाना, ऐसा बुरा हालत है। वाकई ऐसा स्थिति है। बड़ा किसान का तो हालत ठीक है, छोटे वालों का सरकारों को गंभीरता से इसका जो स्थायी इलाज उसकी तरफ बढ़े। फिलहाल जो एक त्वरित मदद है, जो एक इंस्टेंट मैं कहूँ हेल्प के तौर पर है, उसे भी कुछ कदम उठाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। आज हमारे खास मेहमान हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल जी। उत्तर प्रदेश में रोमियो स्क्वाड की बहुत चर्चा हो रही है। इतना न अधिकार पुलिस को दे दे कि पुलिस अति कर दे। राजनीति को लेकर जिस तरीके का प्रदर्शन आपकी पार्टी का रहा, क्या बड़ी चूक आपकी नजर में लगता है? मीडिया ने ऐसा शो कर दिया कि जैसे मुसलमान यादवों की सरकार। सरकार के मंत्रियों के पिछले कई दिनों में बयान ये है, विपक्ष हमें रोककर हमारे विकास के काम को रोकने की कोशिश कर रहा है। राज्यसभा में बहुमत हो जाएगा बीजेपी का, उस दिन वन वे ट्रैफिक चलेगा। देखिए तरकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवियत्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। देश भर में वकीलों के आज काम न करने से अदालती कामकाज पर खासा असर पड़ा और कई मामलों की सुनवाई टाल दी गई। वकील विधि आयोग की ओर से एडवोकेट एक्ट में संशोधन की ओर से दी गई सिफारिशों का विरोध कर रहे हैं और सरकार से इसे खारिज करने की मांग की है। देश भर के हाई कोर्ट और जिला अदालतों के वकीलों ने शुक्रवार को कोर्ट का कामकाज नहीं किया। वो एडवोकेट एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। विधि आयोग ने एडवोकेट संशोधन बिल में वकीलों के हड़ताल पर जाने पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। हम लोग लॉ मिनिस्टर से मिले थे, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर से, और उन्होंने आश्वासन दिया कि डेमोक्रेटिक सेटअप जो वकीलों का है उसको हम नहीं टच करेंगे, बाहरी लोगों को नहीं लाएंगे। फिर भी हम लॉ कमीशन के इस रिपोर्ट का, इस ऐसे काले कानून का जो प्रस्ताव उन्होंने दिया है उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम उसका विरोध कर रहे हैं। वकीलों को विधि आयोग की ओर से की गई कई सिफारिशों पर आपत्ति है। इसमें दुर्व्यवहार की परिभाषा, वकील के काम नहीं करने पर मुवक्किल को मुआवजा देने, लापरवाही बरतने पर वकीलों का लाइसेंस वापस लेने की सिफारिश शामिल है। इसके अलावा वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के गैर विधिक पेशेवरों को शामिल करने और बार काउंसिल के अधिकार में कटौती के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि विधि आयोग की सिफारिश से वकीलों के कामकाज पर सीधा असर पड़ेगा। पूरे एडवोकेट्स एक्ट में, उसके रूल्स में ये कहाँ इतनी कोई ऐसी पावर नहीं रहेगी। एडवोकेट जो है वो आज की तारीख में बिना दांतों का लॉयन हो गया है। ट्रूली स्पीकिंग, आप सारे लॉ पढ़ लो, जो एडवोकेट की जितनी पावर्स हैं वो सिंपल पेपर के ऊपर लिखी है, इसके अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील इस हड़ताल में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने सफेद पट्टी बांधकर विरोध जाहिर किया। गुरुवार को वकीलों के प्रतिनिधि मंडल ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनके साथ चर्चा के बगैर बिल को पास नहीं किया जाएगा।
विधि आयोग ने एडवोकेट एक्ट में संशोधन से जुड़ी रिपोर्ट कानून और न्याय मंत्रालय को सौंप दी है। बार काउंसिल का कहना है कि ऐसा कानून लाने से पूरे भारत में वकालत के ऊपर सवालिया निशान उठ सकते हैं और साथ ही साथ आम जनता का इससे भरोसा भी उठ सकता है। कैमरा पर्सन मुनीश भल्ला के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश CS कन्नन आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। भारतीय न्यायिक इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी मौजूदा जज की पेशी हुई है। कोर्ट ने अवमानना नोटिस का जवाब देने के लिए कन्नन को 4 सप्ताह का वक्त दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज CS कन्नन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की खंडपीठ के सामने पेश हुए। उन्होंने प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार वापस देने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने अवमानना नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें 4 हफ्ते का वक्त दिया है। Not to attend the judicial work and administrative work. Without hearing my say, the honorable judges passed that impugned order, which is against the principle of natural justice and also against the prime articles 1421 of the Constitution. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने जस्टिस कन्नन से पूछा कि क्या वो बिना शर्त माफी मांगना चाहते हैं, साथ ही क्या कन्नन अपनी वो शिकायत वापस लेना चाहते हैं जिसमें उन्होंने जजों के खिलाफ आरोप लगाए हैं। जस्टिस कन्नन ने इन सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार जैसे आरोप लगाए। Honorable judges violated the principle of natural justice and the prime articles 1421 of the Constitution. As such, the honorable judges functioning and operating judicial power with malafide intention, besides possessing vengeance against a Dalit judge. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को जस्टिस कन्नन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। कन्नन के पेश नहीं होने के बाद ये कदम उठाया गया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल के GDP ने जस्टिस कन्नन के घर जाकर वारंट तामील कराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर शराब दुकानों से जुड़े नियम में राहत दी है। 20,000 तक की आबादी वाले इलाकों में अब 500 मीटर की जगह 220 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें नहीं होंगी। यह आदेश सिक्किम, मेघालय और हिमाचल प्रदेश पर लागू होगा। कोर्ट ने 15 दिसंबर 2016 को हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब दुकानों पर पाबंदी लगाई थी। कोर्ट ने साफ किया कि जिन शराब कारोबारियों को लाइसेंस 15 दिसंबर 2016 के निर्णय से पहले मिला है वो 30 सितंबर तक दुकान चला सकते हैं। बाकी अन्य को 1 अप्रैल से दुकानें बंद करनी होगी। गुजरात में गोहत्या के लिए 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। गुजरात विधानसभा ने आज इससे जुड़ा संशोधन विधेयक पारित कर दिया। नए कानून में जुर्माना राशि को दोगुना कर दिया गया है। गौहत्या पर 1 लाख से 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। गौमांस बेचने और रखने पर 10 साल की सजा का प्रावधान भी है। बिल गौहत्या के लिए अधिकतम सजा 10 साल रखी गई है, लेकिन गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने इसे आजीवन करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया। पुराने नोट बदलने की समय सीमा आज खत्म हो गई। नोटबंदी के दौरान देश से बाहर रहे भारतीयों को 31 मार्च तक का वक्त मिला था, लेकिन हजारों की संख्या में लोग अभी भी RBI के बाहर लंबी कतारों में अपनी गाढ़ी कमाई के पुराने नोट बदले जाने की आस में लगे हैं। 100 साल की गुलाबो देवी की आंखों में आंसू हैं। वो 10,500 रुपए बदलवाने के लिए हाथरस से दिल्ली पहुंची थीं, लेकिन यहाँ निराशा हाथ लगी। दिल्ली के संगम विहार से आई राम बेटी भी 4,500 रुपए बदलवाने के लिए रात से लाइन में लगी हैं। राम बेटी के घर में एक शादी है, लेकिन राम बेटी जैसे हजारों लोगों को निराशा हाथ लगी। कई लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके देश के दूसरे राज्यों से यहाँ पहुंचे, पर निराश हुए। पड़े रह गए। अब लड़की की शादी 28 तारीख की, तो उसमें लेकर अब देखा तो हमें तो दुख होता है। तो 4,500 रुपये कोई ज्यादा भी नहीं हम पे। तो इतना होश आवाज था नहीं, और बाद में पैसा लेकर हम पटना गए तो पटना RBI में पता चला कि नहीं, दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता, मद्रास ही भेजेगा। तो हम लोग प्लान बना के कल चले कि जुमा है, कल 31 तारीख है, स्कूल छुट्टी भी है, उस हिसाब से यहाँ बच जाएगा। आने के बाद पता चला है सिर्फ IR वाले का भेजेगा, हम लोगों का नहीं भेजेगा। आने में खर्च भी हो गया और पैसा भी नहीं बच रहा है। नोटबंदी के दौरान जेल में रहे दीनानाथ भी अपनी मजबूरी बयां कर रहे हैं। 2010 से मैं बंद था जेल में। 17 जनवरी को 2017 को मैं बरी हो गया हूँ। और उसके बाद मैं पैसे चेंज करने आया तो मुझसे एप्लीकेशन ले लिया गया। कहा आपको 2 बार बुलाया गया। बाद में अब आया हूँ तो कहते हैं आपका पैसा अब नहीं चेंज होगा। कितना पैसा आपका? हमारा है सर 32 नोट हैं 500 के। आम लोगों के लिए पुराने नोट बदलने की समय सीमा 30 दिसंबर तक ही थी, लेकिन 31 मार्च तक की मियाद नोटबंदी के दौरान देश से बाहर रहे लोगों के लिए थी। लंदन में सेटल हो चुके NRI मान सिंह भी अपना पैसा नहीं बदलवा पा रहे। पहली बार ही थे
जब भी फरवरी 2 को आए हैं तो हम नियरली 5th में इधर आ गए नोट बटाने के लिए, लेकिन ये लोग नहीं बटा रहे। फिर इन लोग ने बोला कि नोटबंदी 31 को 29 को होएगी, मार्च को उधर चेंज हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं देते। वो बोलते हैं भाई ये लाओ सभी है, लेकिन नहीं देते। आरबीआई और सरकार से लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने खुद मार्च तक पैसे बदले जाने की बात कही थी। अब लोगों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पैसे बदलने के मामले में जवाब मांगा है। 31 मार्च बीतने के साथ ही वो समय सीमा खत्म हो गई जिसमें नोटबंदी के दौरान देश से बाहर रहे भारतीय अपने नोट बदलवा सकते थे, लेकिन हजारों लोगों की जद्दोजहद अब भी जारी है जो कि अपनी छोटी मोटी बचत को बचाना चाहते हैं। अब इन आम लोगों की एक ही उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर है कि शायद उन्हें एक विंडो ऐसी मिल जाए जहां वो अपने पुराने नोट बदलवा सकते हैं। दिल्ली में कैमन श्यामलाल के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। BS3 वाहनों की बिक्री पर पाबंदी की समय सीमा यानी 31 मार्च आने के बाद ज्यादातर शहरों में दोपहिया वाहनों का स्टॉक खत्म हो गया। मोटरसाइकिल एजेंसियों पर भारी भीड़ रही, लेकिन कई लोगों को निराश लौटना पड़ा। वाहनों के डीलर और कंपनियों ने अपना स्टॉक निकालने के लिए वाहनों की कीमत 20 से 40% तक कम कर दी थी। देश भर में शुक्रवार को मोटरसाइकिल एजेंसियों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। कहीं एजेंसी मालिकों को दुकानें बंद करनी पड़ी तो कहीं पुलिस बुलाने की नौबत आ गई। इसकी वजह कंपनियों की ओर से दोपहिया वाहनों पर भारी छूट है। कंपनियों ने 1 अप्रैल के पहले से BS3 मानक वाले वाहनों का स्टॉक निकालने के लिए यह कदम उठाया है। नतीजतन स्टोर्स पर भारी भीड़ पहुंच रही है। कई जगहों पर स्टॉक खत्म होने से लोगों को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। अभी जब मैं आया था तब आउट ऑफ स्टॉक बताया था, फिर लास्ट मेरे को कोई कस्टमर इनका लेने नहीं आया तो मेरे को सेल हो गई। मैं तो आया, बाहर का शटर डाउन था तो मैं बैक गेट से एंट्री करी पब्लिक को भीड़ देख के, लेकिन जैसे ही मैं आया तो उन्होंने कहा कि सारी आउट ऑफ स्टॉक है। ये हम हीरो होंडा के शोरूम में भी गए तो वहाँ भी बोल रहे स्टॉक नहीं खत्म हो गया, यहाँ भी आए तो कह रहे स्टॉक नहीं खत्म हो गया। कंपनियों की ओर से बम्पर सेल की वजह से 2 दिन में ही ज्यादातर जगहों पर पूरा स्टॉक खत्म हो गया। स्टॉक की कमी नहीं, स्टॉक तो BS4 का भरपूर है, ठीक है, पर जो डिस्काउंट के चक्कर कस्टमर को BS3 जो बोल रहा है तो मार्केट में उस गाड़ी के लिए कस्टमर मारामारी चल रही है उस गाड़ी का, ठीक है, सारे कस्टमर ऑलमोस्ट उसी गाड़ी के हैं, ठीक है, तो है ही नहीं स्टॉक में गाड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऑटो निर्माता कंपनियों की याचिका खारिज करते हुए 1 अप्रैल से BS3 मानक वाले वाहनों को बेचने और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी। कंपनियों ने कोर्ट में जानकारी दी थी कि उनके पास 8 लाख से ज्यादा BS3 मानक वाले वाहन स्टॉक में हैं। इसमें 2 व्हीलर्स की तादाद 6,71,000 है। इसके बाद नुकसान से बचने के लिए कंपनियों ने 2 दिन के लिए इन वाहनों में छूट का ऐलान किया था। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में जल्द सुनवाई नहीं करेगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसकी मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि पक्षकारों को और वक्त देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वामी मुख्य पक्षकार नहीं है और पीठ को इसकी जानकारी मीडिया से मिली है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अदालत से बाहर मामला हल करने पर जोर दिया था और पक्षकारों को बातचीत करने को कहा था। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। शून्यकाल में यह मसला उठने पर उन्होंने कहा कि सेना पाकिस्तान की हरकतों का उसी की भाषा में जवाब दे रही है। गृहमंत्री ने माना कि घाटी के हालात नाजुक हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान युवाओं को लालच देकर आतंकवाद के रास्ते पर भटका रहा है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए पत्थरबाजों को जमा किया जाता है। पाकिस्तान में कुछ एक ग्रुप है ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से डिफरेंट एप्लीकेशंस का प्रयोग करके यह बराबर भीड़ को इकट्ठा करने की यह कोशिश की जाती है। और जैसा मैंने बताया कि यह ग्रुप जो सोशल मीडिया को ऑपरेट करता है वह पाकिस्तान में ही यह स्थित है। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि इस साल 25 साल से ज्यादा उम्र के छात्र भी परीक्षा में बैठ सकेंगे। परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तारीख 5 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। CBSE ने नीट परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की उस सामान्य श्रेणी में 17 से 25 साल तय की थी। असम की राजधानी गुवाहाटी में नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव शुरू हो गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसका उद्घाटन किया। 5 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में पारंपरिक खेल, ब्रह्मपुत्र की आरती, फिल्म शो और सेमिनार का आयोजन होगा।
महोत्सव का मकसद ब्रह्मपुत्र नदी के साथ पर्यटन, संस्कृति और व्यापार को बढ़ावा देना है। उद्घाटन सत्र में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा समेत कई हस्तियों ने शिरकत की। संयुक्त राष्ट्र ने भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के मामलों पर भारत की ओर से अवरोध पैदा करने के दावों को खारिज किया है। यूएन के मुताबिक भारत की ओर से ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई है। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने पूछा था कि क्या भारत के दखल के चलते संयुक्त राष्ट्र का निगरानी समूह संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रिपोर्ट पेश नहीं कर पा रहा। पत्रकार ने आरोप लगाया कि भारत निगरानी समूह के कामकाज में बाधा डाल रहा है। जनवरी 1949 में बना समूह भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की निगरानी करता है। हालांकि भारत समूह को मानने से इनकार करता रहा है। पाकिस्तान के कबायली इलाके में आज आतंकी हमले में 25 लोगों की जान चली गई। परचिनार इलाके में इमाम बारगाह के बाहर एक आतंकी ने खुद को उड़ा लिया। हमले में करीब 65 लोग घायल हो गए। इमाम बारगाह व्यस्त बाजार में है। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं हैं। हमलावर एक कार में आया और खुद को उसने बम से उड़ा लिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।